हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को आज हम बताएंगे विभाज्यता का नियम, जिसे इंग्लिश में डिजिबिलिटी रूल के नाम से जानते हैं। पिछले सेशन में आपको हम बताए थे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, जिसके आधार से किसी भी संख्या में आप डिजिटल सम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, चाहे नंबर नॉन डेसिमल का हो या नंबर डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाए। उसके बाद आपको हम बताए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, जिसके आधार से आप किसी भी संख्या का इकाई अंक निकाल सकते हैं, चाहे नंबर डेसिमल सिस्टम में हो या नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाए। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, जिसके आधार से आप किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं। यह जो है सिंपलिसिटी से पता करने के लिए, यानी सरलता पूर्वक पता करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, जिसके आधार से हम आज समझेंगे नॉन डेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के बीच कैसे हम किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। पहले परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी संख्या का विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। विभाज्यता का नियम उस विधि को कहते हैं जो सिंप्लिसिटी से बता दे, यानी सरलता पूर्वक बता दे कि कोई भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से विभाजित है या नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए आपको पढ़ना होगा विभाज्यता का नियम। यह सिंप्लिसिटी से बता देता है, यानी सरलता पूर्वक बता देता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं। विभाजित होने का मतलब है कि पहली संख्या में यदि दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में जीरो प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर के रूप में यानी शेषफल के रूप में जीरो प्राप्त होगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो इस प्रकार हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि पहली संख्या यदि दूसरी संख्या से विभाजित है, इस चीज को पता करने के लिए आप सिंपलिसिटी से पता करने के लिए आपको पढ़ना होगा विभाज्यता का नियम। इसमें मुख्य रूप से किसी भी आधार वाले संख्या पद्धति के लिए आप विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। यदि आधार की बात करें, किसी भी संख्या आधार वाले पद्धति के लिए, जैसे हम नंबर को लिखना चाहें तो नंबर को आप या तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं या इसे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं। या तो नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में लिखना चाहें तो भी विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं, और यदि नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट है तो इस कंडीशन में भी आप विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या पद्धति के लिए हम विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं, जैसे द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी का मतलब है कि द्विआधारी, इसे यदि आप देखें तो इंग्लिश में इसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में द्विआधारी कहते हैं। द्विआधारी का मतलब है दो आधार वाले पद्धति। अब आधार के रूप में यदि किसी भी नंबर के आधार के रूप में, यदि किसी भी नंबर के आधार के रूप में यानी बेस के रूप में दो होगा तो उसे हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे, और हिंदी में इसे द्विआधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। अब बेस बराबर यदि 8 होगा तो इसे हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। यदि बेस बराबर 16 होगा, यदि बेस बराबर 16 दिया हो तो उसे हम षोडशाधारी संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। यदि बेस बराबर 10 होगा तो इसे डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति या दाशमिक पद्धति या दशाधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से प्रश्न जो पूछा जाता है, प्रश्न मुख्य रूप से दशमलव पद्धति के अंतर्गत विभाज्यता का नियम पूछा जाता है।
कभी कभी आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में विभाज्यता का नियम देखने को मिलेगा। तो यह मुख्य रूप से कैट के प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न को जांच करना कि और या रिमाइंडर ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न, यह कैट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे दशमलव पद्धति, जिसे इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं, जिसे हिंदी में दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति के भी नाम से जानते हैं, जिसके आधार के रूप में क्या होगा, आधार के रूप में 10 के बराबर होगा। जिसके आधार के रूप में 10 के बराबर होगा उसे आप डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति कह सकते हैं। तो चलिए दशमलव पद्धति में ही हम क्यों विभाज्यता का नियम सीखेंगे, क्योंकि चलिए पहले कुछ इतिहास समझ लेते हैं। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में जब तक शून्य का खोज नहीं किया गया था, तब तक ना तो आप किसी भी नंबर को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिख सकते थे, ना ही हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिख सकते थे, ना बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ना ही आप डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते थे। इसके लिए शून्य का होना बहुत ही जरूरी था। शून्य का खोज लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के द्वारा अपनी खगोलीय गणनाओं में शून्य के प्रतीक का सिंबल यानी शून्य के सिंबल का प्रयोग किया गया था। जब आर्यभट्ट ने अपने खगोल गणनाओं में इसका किसका प्रयोग किया, तो शून्य का प्रयोग किया था। इसीलिए दशमलव पद्धति को मुख्य रूप से यानी प्रादुर्भाव यानी प्रचलन जो हुआ वह भारत से ही हुआ, क्योंकि जीरो का खोज भारत में हुआ। उसके बाद ही आप किसी भी नंबर को दशमलव पद्धति में लिखना चाहे दशमलव पद्धति में लिख सकते हैं या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। जीरो के बिना किसी भी सिस्टम में आप नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो चलिए अंकों को 10 चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करने की प्रथा या प्रचलन या जिसे आप प्रादुर्भाव कह सकते हैं, यह सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। यानी दशमलव पद्धति का प्रचलन जो हुआ वह मुख्य रूप से भारत में ही हुआ। अब दशमलव पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में क्यों मान्यता दिया गया और इसे कब मान्यता दिया गया, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। दशमलव पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए 1870 ईस्वी में फ्रांस में एक सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस में 1870 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अंतरराष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया। अब डेसिमल सिस्टम हम आगे आपको बताएंगे कि डेसिमल सिस्टम में टोटल कितना डिजिट प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में टोटल कितना डिजिट का अंकों का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे, सब आगे आपको हम बताते हैं। तो देखिए दशमलव पद्धति को अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में 1870 ईस्वी में फ्रांस में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया। डेसिमल सिस्टम कहीं कहीं डेसिमल सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, जैसे बेल्जियम में 1833 ईस्वी से ही दशमलव पद्धति पे आधारित प्रश्न को सॉल्व किया जाता था। यदि मैथ के प्रश्न को सॉल्व करना होता था तो वहां डेसिमल सिस्टम को अपनाया कब, 1833 ईस्वी में। लेकिन स्विट्जरलैंड ने 1891 ईस्वी में डेसिमल सिस्टम पे कार्य करना शुरू किया और इस प्रणाली यानी सिस्टम को, पद्धति को इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। और डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति पे आधारित ही आप किसी भी माप तौल, किसी भी चीज का यदि वजन करते हैं तो यह भी जो अंक लिखा जाता है, जैसे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो यह भी एक डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाता है। और इसका जो है शुरुआत सितंबर
भारत में इसका शुरुआत सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ और इसे 28 सितंबर 1956 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद दशमलव पद्धति को माप तौल में भी प्रयोग किया जाता है। माप तौल के लिए जो है 1956 ईस्वी में माप तौल के लिए भी दशमलव पद्धति का ही प्रयोग किया गया। तो चलिए अब हम डेसिमल सिस्टम के इतिहास के बारे में समझे। अब आपको हम बताते हैं कि डेसिमल सिस्टम क्या है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या है और हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है। किसी भी नंबर को यदि आप किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो लिखने का क्या तरीका है और कैसे आप किसी नंबर को किसी सिस्टम में सही तरीका से लिख सकते हैं। चलिए जैसे बात करें कि किसी भी आप यदि नंबर को लिखना चाहते हैं, किसी भी नंबर को लिखना चाहते हैं तो या तो आप इसे बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति, बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी पद्धति के नाम से जानते हैं, या इसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम जिसे हिंदी में अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। या तो नंबर को आप बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं, या नंबर को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं, या नंबर को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं, या नंबर को हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम को हिंदी में षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। यदि नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप बाइनरी सिस्टम, जिसे हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं, द्विआधारी पद्धति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या नंबर को ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नंबर को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे हम पता करेंगे कि नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखा गया है या नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा गया है? इसके लिए सिंपल सा मेथड है जिसके आधार से आप पता कर सकते हैं। चलिए अब यह जो नंबर निर्भर करता है यह मुख्य रूप से बेस पे निर्भर करता है। यदि किसी भी नंबर को आप लिखना चाहते हैं, यदि किसी भी नंबर को लिखना चाहते हैं तो नंबर के नीचे हमेशा बेस लिखा जाता है। नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाता है और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाता है। नंबर के नीचे हमेशा बेस को लिखा जाएगा और नंबर के ऊपर हमेशा पावर को लिखा जाएगा। बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। आधार क्या होगा? नीचे होगा। नंबर के नीचे आधार होता है और नंबर के ऊपर घात होता है। पावर को हिंदी में घात कहते हैं। अब नंबर किस सिस्टम में लिखा गया है यह मुख्य रूप से बेस पे निर्भर करता है कि नंबर जो लिखा गया है वह किस सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया है। यदि बेस बराबर यानी आधार बराबर 10 होगा तो यह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखा गया है। यदि बेस बराबर 10 होगा तो वह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब बेस यदि 10 के बराबर नहीं होगा, बेस बराबर नहीं होगा 10, तो इसे आप कह सकते हैं यह नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया है। जब बेस बराबर 10 होगा तो वह नंबर डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया है, जिसे हिंदी में दशमलव पद्धति कह सकते हैं। और जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो वह नंबर नॉन डेसिमल सिस्टम, जिसे हिंदी में गैर दशमलव पद्धति कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं? दशमलव पद्धति या दशाधारी पद्धति या दस आधारी पद्धति। और नॉन डेसिमल सिस्टम को हिंदी में
गैर दशमलव पद्धति कह सकते हैं। यदि बेस बराबर 10 होगा तो नंबर डेसिमल सिस्टम में होगा, और जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो वह किसके लिए होगा, तो नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर होगा। अब बेस बराबर क्या होना चाहिए बाइनरी सिस्टम के लिए, तो बाइनरी सिस्टम के लिए यानी बेस बराबर 2 होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्विआधारी कह सकते हैं। द्विआधारी, द्वि प्लस आधारी लिख सकते हैं। दो आधार वाले पद्धति को द्विआधारी पद्धति कह सकते हैं, और इसे हिंदी में इंग्लिश में बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए बेस कितना होना चाहिए, इसके लिए बेस बराबर 2 होना अनिवार्य है। जब बेस बराबर 2 होगा तो वह नंबर किसके रूप में लिखा जाएगा, तो वह नंबर बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। यदि बेस बराबर 8 होगा तो इसे आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर कहेंगे, जिसे हिंदी में अष्टाधारी संख्या पद्धति कह सकते हैं, यानी 8 आधार वाले संख्या पद्धति को अष्टाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। जब बेस बराबर 10 होगा तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा, और हेक्साडेसिमल सिस्टम को हिंदी में षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं, यानी 16 आधार वाले संख्या पद्धति को षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं, यानी बेस बराबर क्या होगा, 16 के बराबर। अब यहां समझे कि बेस यदि 2 के बराबर होगा तो क्या होगा, बाइनरी सिस्टम होगा। बेस बराबर 8 होगा तो नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का होगा, और बेस बराबर 10 होगा तो नंबर डेसिमल सिस्टम का होगा, और बेस बराबर 16 होगा तो नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम का। चलिए इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में जब डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया तो आप उस नंबर में बेस को लिख भी सकते हैं या बेस को नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में एक ही नंबर को मान्यता दिया गया है, वह नंबर डेसिमल सिस्टम का नंबर होता है। डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मान्यता दिया गया है। तो इसके लिए बेस के रूप में यानी आधार के किसी भी नंबर को आप यदि लिखते हैं तो आधार के रूप में 10 लिख भी सकते हैं या आधार के रूप में 10 नहीं भी लिख सकते हैं। तो यह इस चीज से पता चलता है कि यह जो नंबर है वह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। और यदि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखेंगे तो वहां आपको दर्शाना होगा कि नंबर किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, यानी बेस किसके बराबर होगा। जैसे बेस बराबर यदि 2 होगा तो नंबर बाइनरी सिस्टम में होगा, यदि बेस बराबर 8 होगा तो नंबर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में होगा, और यदि बेस बराबर 16 होगा तो नंबर हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत लिखा गया है। इस चीज को समझ लिए। जिस प्रकार एक चीज और समझिए, यदि आपसे कहा जाए कि +5 लिखिए तो आप क्या करते हैं, प्लस सिंबल का प्रयोग करते भी हैं और या तो प्लस सिंबल का प्रयोग नहीं भी करते हैं। इससे यह पता चलता है कि 5 लिखने के बाद इसके आगे जो प्लस सिंबल छिपा हुआ रहता है। इसी प्रकार डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखते हैं तो वहां बेस के रूप में 10 छिपा हुआ रहता है। यदि आपसे कहा जाए कि -5 लिखिए तो आपको मुख्य रूप से माइनस सिंबल को दर्शाना होगा, उसके बाद आप इस प्रकार -5 को लिखेंगे, यानी निगेटिव सिंबल को आपको क्या लिखना होगा, दर्शाना होगा। लेकिन पॉजिटिव यदि नंबर लिखते हैं तो आप पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग कर भी सकते हैं या तो आप पॉजिटिव चिन्ह का प्रयोग नहीं भी कर सकते। जिस प्रकार डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखने के लिए बेस 10 का प्रयोग कर भी सकते हैं या बेस 10 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखने के लिए हमेशा आपको बेस को दर्शाना होगा कि यह किस आधार के अंतर्गत नंबर रिप्रेजेंट किया गया है। इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे बेस सिस्टम यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 5 दे रखा है, तो बेस सिस्टम यह क्या है कहेंगे, तो यह बेस के किसके बराबर है, तो बेस बराबर 5 दे रखा है। जब बेस बराबर 5 दे रखा है
तो इसमें टोटल जो अंक प्रयोग किया जाएगा, टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा वह 5 डिजिट प्रयोग किया जाएगा। जितना बेस होगा उतना ही अंक का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह जो नंबर 5 होगा वह कौन कौन सा अंक का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेके 4 डिजिट तक का प्रयोग करके आप बेस सिस्टम 5 में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। यदि आप इसके अंदर 5 का प्रयोग करेंगे तो यह बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत नंबर लिखा नहीं गया है, आप वहां क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे 1, 2, 3 बेस सिस्टम 5 यह नंबर लिखने का तरीका सही है, लेकिन यदि कहा जाए 1, 2, 5 बेस सिस्टम 5, तो इसके अंतर्गत 0 से लेके 4 डिजिट 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते थे। 0 से लेके 4 तक अंक का प्रयोग करके नंबरों को लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हम 5 डिजिट का प्रयोग किए, तो यह बेस सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखे हैं वह लिखने का तरीका क्या है, गलत है। अंक जो होना चाहिए वह 0 से लेके 4 तक ही अंक का प्रयोग करके आप बेस सिस्टम 5 में नंबर को लिख सकते थे। जैसे मान लेते हैं बेस सिस्टम 5 है। अब यदि हम मानते हैं कि बेस यदि k के बराबर है, यदि बेस k के बराबर है, तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह k-1 तक प्रयोग किया जाएगा। कहां से कहां तक? टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह k डिजिट प्रयोग किया जाएगा, और वह जो डिजिट होगा डिजिट जो होगा वह कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 0 टू k-1 तक होगा। 0 से लेके k-1 तक रखा हो, यानी डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 10 ही डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब 10 डिजिट क्या क्या हो सकता है, वह 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक हो सकता है। 0 से लेके क्या हो सकता है, 9 तक हो सकता है। इसीलिए आप यदि डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखते हैं तो वहां आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते हैं। क्या अभी तक 0 से लेके 9 के अलावा भी कोई डिजिट का प्रयोग किए हैं? तो नहीं, क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर लिखा जाता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकलता है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। अब यदि बेस बराबर k दे रखा है तो इसके लिए डिजिटल सम जो होता है, यहां से ही समझ लेते हैं। यदि बेस बराबर 10 दे रखा है तो इसके लिए डिजिटल सम, अंक योग जो होता है, डिजिटल सम जो होता है वह हमेशा k-1 पे होगा। यदि बेस बराबर 10 है तो इसके लिए डिजिटल सम 9 पे होगा। अब 9 को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को एनी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंकों को यदि आप जोड़ेंगे तो उसका अंकों का योग भी हमेशा 9 के बराबर होगा। यदि बेस बराबर 10 है तो डिजिटल सम जो होगा 9 पे होगा, और 9 को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंकों का योग भी हमेशा 9 के बराबर होगा। अंकों का योग यानी डीएस जो होगा, डीएस हमेशा 9 के बराबर होगा। इसीलिए 9 के टेबल में यदि आप सभी अंकों को आपस में जोड़ें तो सभी अंकों का योग हमेशा 9 के बराबर होता है। जैसे देख लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका अंकों का योग क्या है, 9 के बराबर है। सिंगल डिजिट में यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 के बराबर। सिंगल डिजिट में निकालेंगे तो दोनों के अंकों का योग निकालेंगे तो 9 के बराबर। 6 में 3 को जोड़ेंगे 9 के बराबर। यदि 9 को किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 9 को एनी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग भी हमेशा 9 के बराबर। यदि 9 को किसी भी आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे
तो अंक योग भी हमेशा 9 के बराबर होगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 10 के लिए होता है, यानी डेसिमल सिस्टम में। अभी तक जो आप टेबल पढ़ते हैं वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए आप यदि ध्यान से देखें तो 9 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी अंक योग यानी सिंगल डिजिट में पुनः जोड़ने पर योग जो होगा वह हमेशा 9 के बराबर होगा। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। जैसे देखिए बेस सिस्टम मान लेते हैं, बेस सिस्टम 9 दे रखा है। बेस सिस्टम क्या है? 9 दे रखा है। बेस सिस्टम यदि 9 दे रखा है तो टोटल जो डिजिट प्रयोग किया जाएगा वह 9 प्रयोग किया जाएगा, और वह जो डिजिट होगा वह 0 से लेके 0 to 8 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 से लेके 8 तक डिजिट का प्रयोग करके आप नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे। किस सिस्टम के लिए? तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 के लिए। अब इसके लिए जो अंकों का योग होगा, डिजिटल सम जो होगा वह 8 पे होगा। अब बेस सिस्टम 9 में यदि 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस सिस्टम के लिए? तो बेस सिस्टम 9 के लिए। बेस सिस्टम 9 में यदि 8 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः उसे आप यदि सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे तो उसका अंक योग हमेशा 8 के ही बराबर। जिस प्रकार बेस सिस्टम 10 में 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको यदि आप सिंगल डिजिट में नंबर को लाएंगे तो भी आपको अंक योग हमेशा 9 के बराबर होगा। चलिए अब चलिए विभाज्यता के नियम के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विभाज्यता का नियम का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर XYZ है, 3 डिजिट नंबर XYZ है, यह बेस सिस्टम 10 में दे रखा है। अभी हम डेसिमल सिस्टम में नंबर लिख रहे हैं तो इसके लिए आपको बेस को दर्शा रहे हैं, या तो आप बेस को दर्शा भी सकते हैं या बेस को नहीं भी दर्शा सकते हैं। तो बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, यदि आप इसे विस्तार रूप में लिखना चाहें तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से, दिया गया नंबर का लेफ्ट साइड हुआ और दिया गया नंबर का राइट साइड हुआ, राइट साइड से हमेशा लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या है? Z है, उसके बाद क्या है? Y है, उसके बाद X है, अब कुछ नहीं है। अब नंबरों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यदि 10 का स्क्वायर करें तो 100 हो जाएगा, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 का पावर 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। 10 को यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा प्लस 10 टू दी पावर 0। आपको हम समझाए थे कि यदि a टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर है। इसे हम प्रूफ करके भी आपको समझाए थे। यदि किसी नेचुरल नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे 5 पे पावर 0 बराबर 1, 6 पे पावर 0 बराबर 1, यानी एनी नेचुरल नंबर पे पावर यदि 0 रखा जाए तो इसका वैल्यू जो होगा वह हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे 10 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा और 1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह नंबर किस सिस्टम में आ जाएगा? तो आप कहेंगे यह नंबर डेसिमल सिस्टम का विस्तार और रूप में आ जाएगा। अब 100x प्लस 10y प्लस क्या हो रहा है? 1 गुने z, यानी z के बराबर हो रहा है। इसे यदि थोड़ा विस्तार रूप में और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए यदि 100x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में। अब 100x को यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 99x प्लस x। अब 99x में यदि x को जोड़ेंगे तो 100x हो जाएगा और 9y में यदि y को जोड़ेंगे तो 10y के बराबर होगा और यहाँ क्या बच जाएगा? z के बराबर बच जाएगा। अब 99x और 9y को एक साइड रखिए, 99x प्लस 9y, यह 9 का मल्टीपल है
तो यह क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बच क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में बच रहा है। यहाँ x बचा, y बचा, z प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल के रूप में लिखेंगे। यह जो नंबर है 99x प्लस 9y, यह 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 9 से विभाजित हो जाए तो दिए गए नंबर x y z भी 9 से पूर्णतः विभाजित। यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड यदि 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्या क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड, 3 डिजिट नंबर क्या है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ एक्स वाई जेड क्या है, अंकों का योग, ये क्या है, अंक है, इसे आपस में जोड़ा गया है, प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो अंकों का योग कहेंगे। कि दिए गए नंबर के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 9 से विभाजित। बेस सिस्टम 10 के लिए यानी डेसिमल सिस्टम के लिए समझ रहे हैं। बेस सिस्टम किसके लिए, तो 10 के लिए। यह किस सिस्टम में है, तो डेसिमल सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम के लिए। डेसिमल सिस्टम के लिए 9 का विभाज्यता का नियम होगा, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 9 से विभाजित होगा। या तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अब 9 का फैक्टर क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे 9 का फैक्टर 1, 3 और 9 होगा। अब 1, 3 और 9 का भी विभाज्यता का नियम क्या होगा, इक्वल होगा, समान हो जाएगा। जिस प्रकार यह नियम है कि दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि आपसे कहा जाए 3 का विभाज्यता का नियम बताइए तो आप कहेंगे दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 3 से विभाजित। यह किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 के। अब यहां से आप बेस सिस्टम 9 के भी निकाल सकते हैं इसी प्रकार विस्तार रूप में लिख के, और या बेस सिस्टम 8 के लिए भी निकाल सकते हैं, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए या हेक्साडेसिमल, किसी भी सिस्टम में इस विस्तार रूप में आप निकाल के किसी भी संख्या का विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। तो चलिए विभाज्यता का नियम 9 के लिए आप सीख रहे हैं कि दिए गए संख्या का अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, या उसके फैक्टर जो होगा उसका भी विभाज्यता का नियम बराबर हो जाएगा। यदि इसे भाषा के रूप में लिखना चाहें तो भाषा के रूप में लिख सकते हैं। किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। यह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के लिए हम पढ़ रहे हैं। 3 का भी विभाज्यता का नियम सेम हो जाएगा। किसी दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या भी हमेशा 3 से पूर्णतः विभाजित हो। इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए एक नॉन डेसिमल सिस्टम पे बात कर लेंगे कि नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए हम कैसे विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए आपको अब बताते हैं कि विभाज्यता का नियम कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड 3 डिजिट नंबर है और इसका बेस 8 के इक्वल है, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। यह किस सिस्टम का नंबर है, तो आप कह सकते हैं यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम को यदि आप विस्तार रूप में लिखेंगे तो आप इसे दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2, इसी प्रकार 8 टू दी पावर 3। और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाएं तरफ से, यह लेफ्ट साइड हो जाएगा, यह राइट साइड क्या है, जेड वाई एक्स मल्टीप्लाई करना है और नंबर को ऐड करना है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 टू दी पावर 1 का वैल्यू 8 के बराबर होगा, 8 को यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y हो जाएगा
और 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर क्या है, 0 के रूप में है। आपको हम बताए a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। यदि किसी भी नंबर पर पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। किस नंबर के लिए, एनी नेचुरल नंबर के लिए यदि पावर 0 रख दिया जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। इसे हम प्रूफ करके भी समझाए थे कि कैसे 1 के बराबर होता है। तो 8 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा और 1 को यदि z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, z के बराबर। 64 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 64x प्लस 8y प्लस z के रूप में। अब 64 में यदि एक कम करते हैं तो क्या होता है, 63x प्लस x लिख सकते हैं। 8y को यदि आप लिखना चाहें तो 7y प्लस y लिख सकते हैं प्लस z के रूप में। अब 63x प्लस 7y को एक साइड लिखेंगे प्लस x प्लस y प्लस z को एक तरफ। अब देखिए यदि ध्यान से इसे यदि आप एब्जॉर्ब करें तो देख सकते हैं कि 63x प्लस 7y 7 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 7 का ये मल्टीपल है। 63 क्या है, 7 का मल्टीपल है। 7 भी 7 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जो नंबर बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। यदि मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड भी 7 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या x y z जो बनी संख्या है 3 अंकों का, वह भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित। यदि मान लेते हैं यदि x y प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 7 से विभाजित हो जाए तो संख्या एक्स वाई जेड भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। बेस सिस्टम 8 के लिए दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित हो तो संख्या भी हमेशा 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए बेस चेंज हो रहा है, विभाज्यता का नियम चेंज हो रहा है। बेस सिस्टम 8 में 7 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 7 से विभाजित हो तो संख्या भी हमेशा 7 से विभाजित होगा। जिस प्रकार डेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 10 के लिए 9 का विभाज्यता का नियम होगा, उसी प्रकार बेस सिस्टम 8 के लिए 7 का विभाज्यता का नियम होगा। इस प्रकार आप किसी भी नंबर में आप निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न को बताते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बेस सिस्टम 10 पे हम बात करते हैं। यदि किसी भी नंबर में 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहें तो आप इसका डीएस भी निकाल सकते हैं, यानी डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं। डीएस निकालने का मतलब है कि दिए गए नंबर को सिंगल डिजिट में लाइए, इतना जोड़िए, जोड़ते जोड़ते आप सिंगल डिजिट में लाइए। जैसे 1 2 3, यदि 1 2 3 में 9 से भाग दें और रिमाइंडर निकालना चाहें तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो रिमाइंडर आप इसे यदि आप सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में 3 को जोड़ेंगे 6, इसका जो रिमाइंडर होगा वह किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। चलिए बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यदि इसमें 9 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यदि आप सिंगल डिजिट में लाएं तो क्या कर सकते हैं, 7 में 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 5 को जोड़ेंगे 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे 22, 22 में 3 को जोड़ेंगे 25, 25 में 2 को जोड़ेंगे 27, 27 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 28 होगा। 28 में पुनः आप 9 से भाग दे सकते हैं या इसका पुनः आप सिंगल डिजिट में नंबर को लिख सकते हैं। 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 10 भी डबल डिजिट का नंबर है, पुनः आप जोड़िए तो क्या होगा, 1 के बराबर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 1 ही प्राप्त होगा। यह किस पे काम करता है, तो डिजिटल सम पे वर्क करता है, क्योंकि बेस सिस्टम 9 में 10 में नंबर दे रखा है तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, दिए गए संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। या इसमें आप डीएस भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे 7 में 6 को जोड़ेंगे 13, 13 में 5 को जोड़ेंगे 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे 22, 22 में 3 को जोड़ेंगे
25, 25 में 2 को जोड़ेंगे 27, 27 में 1 को जोड़ेंगे 28। 28 जो नंबर है वह डबल डिजिट का नंबर है, आप पुनः इसे सिंगल डिजिट में लाइए। 8 में 2 को जोड़ेंगे, आपस में जोड़िए, 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 10 भी डबल डिजिट का नंबर है, पुनः आप इसे सिंगल डिजिट में लाइए, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1, यह रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 के बराबर होगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, यानी उसका वह फैक्टर है और दूसरी संख्या का वह मल्टीपल है। चलिए इसी प्रकार अब आपको हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। 1 2 3 5 बेस सिस्टम 9 से भाग देके आपको पता करना है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बताना है कि शेषफल क्या है। 1 2 3 5 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताना है। चलिए 9 पे हम नंबर को एलिमिनेट करते हैं, तो आप इसमें 9 पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। एक और तरीका आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ रिमाइंडर निकाले 1 2 3 4 5 6 7 का, तो रिमाइंडर 1 के बराबर हो रहा है। या तो आप इसमें 9 पे नंबर को एलिमिनेट कर सकते हैं, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, जो बच रहा है वह नंबर क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में प्राप्त होगा। 9 पे आप नंबर को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, यह डीएस पे काम करता है। आगे चले बताएंगे कैसे हम 9 पे आप नंबर को एलिमिनेट करते हैं। 5 में 3 को जोड़ेंगे 8 होगा, 8 प्लस 1 9, 9 से विभाजित होगा, क्या बच रहा है 2, यानी 1 2 3 5 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। चलिए एक दो प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी नंबर से रिमाइंडर निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं। चलिए प्रश्न दे रखा है कि यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। यह बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है 9 से विभाजिता पे आधारित, तो बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यदि 9 से इस नंबर में भाग दिया जाए 5 4 3 2 स्टार 7 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। जब रिमाइंडर के बराबर 0 होगा तो ही संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, क्या बच रहा है 3 बच रहा है। 3 में क्या जोड़ा जाए, स्टार के जगह पे क्या रखा जाए कि वह नंबर 9 के बराबर होगा। तो आप कहेंगे इसके स्थान पे 6 रखने पर संख्या 9 के बराबर होगा और 9 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या तो इसे आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल मेथड में सीखना चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ा सीखेंगे तो क्या करेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12, 12 में 2 को जोड़ेंगे क्या होगा 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे 21, 21 में क्या जोड़ा जाए कि वह नंबर 9 के मल्टीपल में हो जाए। तो 9 का मल्टीपल 21 के बाद क्या होगा 27 होगा। अब यहाँ क्या रखा जाए, x का वैल्यू क्या होगा 27 में यदि 21 को माइनस करेंगे तो 6 के बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ आपको नंबर को जोड़ने के बाद पता करना है कि 9 का मल्टीपल क्या होगा, उसके बाद आपको माइनस करना है, वहां आपको उसके बाद आपको आंसर निकालना है। लेकिन थोड़ा सा इसे यदि आप लॉजिक के आधार से सोचें तो आप यहां से कर सकते हैं कि 5 प्लस 4 9 से विभाजित हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 से विभाजित हो जाएगा, बच क्या रहा है 3 और स्टार। 3 में क्या जोड़ा जाए कि 9 के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6 जोड़ा जाए तब नंबर 9 के बराबर होगा।
यह मुख्य रूप से डिजिटल सम पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है। विभाज्यता का जो नियम है यह मुख्य रूप से 9 का डिजिटल सम पे आधारित हो जाता है, इसीलिए इसमें हम डीएस लगा के निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि संख्या 954 x 7869 से विभाजित है तो x के स्थान पे क्या रखा जाए कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब है कि 954 x 786 9 से पूर्णतः विभाजित है, यानी रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होना चाहिए। 9 9 से पूर्णतः विभाजित है, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 में 6 को जोड़ेंगे क्या होगा, 15 होगा, 15 में 6 को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब 21 में क्या जोड़ा जाए कि नंबर 9 के मल्टीपल में होगा, 9 का मल्टीपल इसके बाद क्या होगा 27 होगा, यानी x के स्थान पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या आप इसे सिंगल डिजिट में भी निकाल सकते हैं, जैसे 21 हो रहा है तो 21 को आप सिंगल डिजिट में निकालेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3 होगा। 3 में क्या जोड़ा जाए कि नंबर 9 के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6 को जोड़ा जाए तो नंबर 9 के बराबर होगा। 3 में यदि 6 को जोड़ा जाए तो भी नंबर 9 के बराबर होगा और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए इसी प्रकार 3 के लिए विभाज्यता का नियम है तो आप निकाल सकते हैं। चलिए इसे हम निकाल के बताते हैं। नंबर है 72965x4। यदि आप 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए, तो ही पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहां से निकाल सकते हैं, 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, 9 से 3 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि 3 के को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बराबर होगा। 3 के टेबल में क्या है 9 है, 3 के टेबल में 6 है, 5 को 4 से में ऐड करेंगे तो 9 होगा, और यह किसके 3 के मल्टीपल में है, तो x के स्थान पे क्या रखा जाए, तो x के स्थान पे यदि आप 0 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित होगा, या 3 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित होगा, या इसके स्थान पे 6 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित होगा, या इसके स्थान पे 9 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो यानी 0 3 6 भी होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी 0 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, और 3 भी रखेंगे तो भी संख्या 3 से विभाजित होगा। x के स्थान पे यदि 6 भी रखेंगे तो संख्या 3 से विभाजित होगा, और 9 भी रखेंगे तो संख्या 3 से विभाजित होगा। यदि इसमें पूछा जाए कि x का टोटल कितना मान संभव है, तो x का टोटल 4 मान संभव है, 4 वैल्यू संभव है। और इसमें यदि पूछा जाए कि टोटल इवन नंबर कितना संभव है, तो इवन क्या हो जाएगा, 0 एक इवन संख्या है, 6 एक इवन संख्या है, यानी 2 इवन का पॉसिबिलिटी होगा और 2 ऑड का पॉसिबिलिटी होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को भी समझ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 तारीख 2024 में 22 फरवरी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, और बहुत ही हल्का प्रश्न है, 9 से विभाजित नहीं है। चलिए बताइए। दिया गया संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी इसका जो डिजिटल सम जो होगा वह 9 के बराबर नहीं होगा। देखिए 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, 8 में 1 को 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 में 3 को जोड़ेंगे 9, 6 में 5 में यदि 8 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 को यदि आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 के बराबर होगा। यदि 3658 में 9 से भाग दिया जाए, यदि 3658 में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में जो नंबर प्राप्त होगा वह 4 के बराबर होगा, यानी डीएस जो होगा वह रिमाइंडर बताता है।
जैसे 9 से 9 विभाजित हो जाएगा, 3 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में यदि 8 को जोड़ेंगे तो भी संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यह भी नंबर 9 से विभाजित है। क्या पूछ रहा है, 9 से विभाजित नहीं है, तो नंबर ऑप्शन नंबर बी 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका जो रिमाइंडर होगा वह 0 के बराबर होगा। एक ही ऑप्शन यदि मैच कर रहा है तो आगे आपको देखना नहीं है, इस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 9 से विभाजित है, यानी जिसका ds 0 के बराबर होगा या 9 के बराबर होगा, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 4 में 4 को जोड़ेंगे 8, 8 में 1 को जोड़ेंगे 9, इसका जो ds हो रहा है वह 2 के बराबर होगा। 4 1 5 3 8 1 9, इसका जो ds होगा वह 0 के बराबर होगा या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ देखिए 7 4 11 4 15 1 16, 16 का ds क्या होगा, 16 को भी यदि सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 7 होगा। 5 4 9 बच रहा है 3, इसका जो ds होगा वह 3 के बराबर होगा। फर्स्ट नंबर में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 7 होगा। सेकेंड ऑप्शन में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। थर्ड ऑप्शन में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। और फोर्थ ऑप्शन में यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। 9 से विभाजित है, इसका मतलब है रिमाइंडर के रूप में 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, बताइए कि कौन सा नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है।